हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ने वाले हैं। जितने भी लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, उनके हमें सारे लॉज वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो हेडिंग लगाएं, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये क्लास 11th का चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो हम इसको आज 3-4 लॉ इस वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं, बाकी के लॉज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज फर्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हेडिंग लगाएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये साइंटिस्ट थे एंटनी लेवोजियर। उन्होंने ये लॉ दिया था, इंट्रोड्यूस किया था। ये ऐसा बोलते थे कि मास ना तो कभी क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass can neither be created nor destroyed. It always converts one form to another. मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझ आएगा। मान लो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों? CO2। इसके लिए हमें क्या क्या रिएक्टेंट ज़रूरत होगी? एक तो कार्बन चाहिए होगा हमें, ठीक है, एक एटम कार्बन का चाहिए होगा, 2 एटम ऑक्सीजन के चाहिए होंगे, या हम बोलें कि कार्बन और एक O2 का जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो मिलके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आप क्या देख रहे हैं, इसका 1 मोल, कार्बन का 1 मोल O2 के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके कितने मोल बना रहे हैं? 1 मोल CO2 बना रहे हैं। और आपको पता है एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। एक कार्बन का मास कितना होता है? 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम। ऑक्सीजन 1 मोल O2 का मास कितना होगा? 32 ग्राम। भाई एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32। ठीक है, तो 12 + 32 रिएक्टेंट कितनी ज़रूरत पड़ी है हमें? 44 ग्राम्स। कितनी ज़रूरत पड़ी है? 44 ग्राम्स। क्लियर है? प्रोडक्ट कितना बना है चेक करें। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल कार्बन में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना? अगेन 32। कितना आया? 44 ग्राम। ये इसके बिल्कुल क्या हो गया? इक्वल, यानी मास ना तो क्रिएट हुआ ना तो डिस्ट्रॉय हुआ, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कार्बन था, O2 था, उसने मिलके CO2 बना लिया। तो दोनों साइड प्रोडक्ट अलग हैं, रिएक्टेंट्स अलग हैं, लेकिन दोनों जगह पर जो मास है उनका क्या है? सेम। जितना यूज़ हुआ उतना ही हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल गया। बात समझ आ गई? नेक्स्ट हमें वाटर फॉर्म करना है। वाटर के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। H2 चाहिए, O2 चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन दुनिया में O2 के फॉर्म में पाई जाती है। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ O2 है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? हाफ O2। दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ देखो हाइड्रोजन के कितने ग्राम है? 2 ग्राम्स। हाफ O2 है। O2 का कितना था? 32 ग्राम। तो यहाँ कितना लगेगा? 16 ग्राम। कितना हो गया? 18 ग्राम्स। रिएक्टेंट की साइड कितना मास है? 18 ग्राम। यहाँ चेक करें, ऑक्सीजन एंड H2 अगेन 18 ग्राम। हो गया इक्वल। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट ऑलवेज कन्वर्ट्स वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर? आगे बढ़े, सेकेंड लॉ देखें। ये जितने भी लॉज पढ़ रहे हैं बेटा, इनका जो मेन हेडिंग है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट लॉज दिए। इसी में हमने फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इतना नोट करें, फिर हम नेक्स्ट लॉ पर आते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसे रब कर रही हूँ। नेक्स्ट
एंटनी लेवोजियर, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक हैं ये लेवोजियर। सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इनको दिया जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। ये एक फ्रेंच केमिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉ दिया था। इन्होंने बोला कि जब एलिमेंट्स आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन रखते हैं। चाहे जैसे अभी मैं बात करूं, अभी जैसे हमने लिया वाटर, ठीक है, वाटर लिया, वाटर, अब वाटर ना ये इसका सोर्स कोई भी हो, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो डिस्टिल्ड वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो, हमेशा वाटर का फॉर्मेशन कैसे होगा, ध्यान से देखो, हमेशा H2 हाफ O2 से मिलेगा और एक मोल क्या बनाएगा, पानी, ठीक है। H2O का सोर्स कोई भी हो, हमें H2 कहीं से भी मिल रहा हो, हमेशा जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब समझते हैं, जैसे अगर मैंने इसके मास की बात करूं तो कितना, हाइड्रोजन के 2 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन है ना, H2 है तो उसका कितना हो गया 2 ग्राम्स। ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स के साथ कंबाइन हो रहा है, 16 ग्राम, तब जाके वो कितने 18 ग्राम्स क्या बना रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हमेशा ये 1:8 के रेशो में ही कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। अगर मुझे जैसे 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म करना है, ठीक है, तो हमें क्या क्या लगेगा, ध्यान से देखो, H2 प्लस में O2, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा 2H2, और यहाँ पहले हाफ O2 था, अभी मुझे O2 की ज़रूरत है क्योंकि 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो इसके 4 ग्राम इसके 32 ग्राम्स के साथ ही रिएक्ट करके 36 ग्राम्स क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। पहले 18 ग्राम बना रहे थे, अभी कितना 36 ग्राम, यानी H2 और O2 आपस में अभी भी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 2 4 आ गया, 4 1 4, 4 8 32, 1:8 के रेशो में ही अभी ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। सोर्स कोई भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करनी है, क्या लगेगा, कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड है। 12 ग्राम कार्बन हमेशा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होके 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे एज अ पॉल्यूटेंट है या हम एक्सेल कर रहे हैं, सब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे। डेफिनेट प्रोपोर्शन अगर आप इसको सिंपल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 4 3 12, 4 8 32, 3:8 के रेशो में ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ये मतलब है इसका, ठीक है। तो अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, पहले एग्जाम्पल डाल लो ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रॉपर, क्योंकि एग्जाम में हमें डिफाइन लिखना होगा। तो लिखो, ही स्टेटेड दैट, मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, इस लॉ मतलब इस लॉ ने क्या बोला है, ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड, ही मतलब जोसेफ प्राउस्ट, ही स्टेटेड दैट a given compound always contains exactly the same proportion of elements, exactly the same proportion of elements by mass। अभी हमने देखा ना कि सेम प्रोपोर्शन में ही हमेशा एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड,
ठीक है। हालांकि उस कंपाउंड का सोर्स कोई भी हो, मैंने जैसे बताया वाटर जो है चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो कोई गंदा पानी हो, हमेशा 1:8 के रेशो में ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगी, वाटर। ठीक है, तो इस लॉ का ये मतलब है, नोट करें। फिर हम थर्ड लॉ पर आते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ लॉ जो कि जॉन डाल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था, वो हम लिखते हैं, इतना नोट करें विद एग्जाम्पल्स। उसके बाद मैं रब कर रही हूँ, ये थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, देखें, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जैसे मैंने बताया किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये क्या कहते हैं, जैसे कोई दो एलिमेंट हैं, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएं, एग्जाम्पल डालूं, कोई भी दो एलिमेंट हैं कार्बन ऑक्सीजन, ये इन्होंने मिलकर दो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म किए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। मैं इजी इसीलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझना इजी हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हम और भी लेंगे इसमें एग्जांपल्स। अभी पहले ये समझते हैं कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो डिफरेंट क्या बना रहे हों, कंपाउंड बना रहे हों, और इन दोनों कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स हो, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर करेगा। लैंग्वेज में मत जाओ, अभी ध्यान से सुनो। कार्बन ऑक्सीजन, इन्होंने मिलके दो कंपाउंड बनाए, डिफरेंट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का, अगर 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन के कितने ग्राम्स हैं, 12 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना ग्राम्स है, 16 ग्राम। बात समझ आ गई। यहाँ पर कार्बन के 12 ग्राम, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन का 32 ग्राम। इतना नोट कर लिया, इतना समझ लिया। अब दोबारा से सुनो, जब दो एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो और उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स हो, आप देख रहे हो यहाँ भी कितना है 12 ग्राम और यहाँ भी कितना है 12 ग्राम, इन दोनों का मास सेम है, यानी ये कैसे मास हो गया, फिक्स्ड मासेस। तो जो दूसरा एलिमेंट है 16 ग्राम 32 ग्राम, ये दोनों आपस में एक होल नंबर रेशियो बेयर करेंगे, कर रहे हैं 16 1 16, 16 2 32। ठीक है, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो डिफरेंट कंपाउंड बनाएं और उन कंपाउंड में अगर एक का मास फिक्स हो तो दूसरे का मास एक सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर करेगा। कर रहे हैं आपके सामने, समझ आ गई बात। एक और एग्जाम्पल ले लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके दो कंपाउंड बन रहे हैं, एक तो वाटर, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, एक परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके हाइड्रोजन परऑक्साइड भी तो फॉर्म होता है बच्चों। तो अभी अगर हम यहाँ देखें, हाइड्रोजन के 2 ग्राम्स, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम। समझ आ रहा है, O2 है ना यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 ग्राम। इनमें से इन दोनों का मास तो क्या है, फिक्स है, फिक्स्ड मास। तो ये जो है ये क्या बियर कर रहा है, एक होल नंबर रेशियो। हमारे सामने होल नंबर रेशियो, देखो फॉर्चुनेटली यहाँ सेम आ गया। हम कोई और एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं, फिर इसका डेफिनेशन जो मैंने बोला है वही हम लिख लेंगे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपकी बुक में या NCERT एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, इस तरह से एक क्वेश्चन है। तो उसमें बोला गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके मल्टीपल कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जैसे N2O। N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, एक फॉर्म होता है NO
दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, देख रहे हो आप, ठीक है, एक होगा N2O4, ठीक है, N2O4 एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, दीज आर द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम N एंड O, दो एलिमेंट से मिलके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें कि अगर एक का मास फिक्स है तो दूसरे का मास क्या होल नंबर रेशियो बियर कर रहा है, चेक करें। हम यहाँ पर नाइट्रोजन के मासेस लिख लेते हैं ऑक्सीजन के। इस एलिमेंट में नाइट्रोजन का कितना है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन का 28, क्योंकि नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 14 होते हैं, ठीक है। तो 14 कितना होगा, 28, ठीक है। इस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, am I right? इसका 28, दो नाइट्रोजन है, 28, दो नाइट्रोजन है 28, इतनी बात समझ आ गई। सब में ऑक्सीजन के मासेस भी देख लें, यहाँ एक ऑक्सीजन है 16 ग्राम, ठीक है, यहाँ 16 ग्राम, यहाँ 16, 32, 48, 48 ग्राम, राइट, और ये कितना हो गया 64, 16 4 जार 64 ग्राम्स, ठीक है। मैं पर मोल की बात कर रही हूँ, ये सब एक मोल लिए गए हैं, तभी मैं इनको ग्राम्स लिख रही हूँ, ओके। N2O5 16 5 जार कितना होता है 80 ग्राम्स, राइट। अब यहाँ तो डिफरेंट हमें एक का मास क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, यानी मैं चाहती हूँ नाइट्रोजन के सारे ग्राम्स को मैं 14 में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि जब एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स होगा तो दूसरे का होल नंबर रेशियो बियर करना चाहिए, देखते हैं कर रहा है या नहीं, राइट। तो ये 28 है, मैं ऐसे करती हूँ सबको 14 में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो अगर मैं इसको 14 में कन्वर्ट करूँगी तो ये भी आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 8 ग्राम्स, ठीक है। ये ऑलरेडी 14 है, छोड़ देते हैं, ये 14 ग्राम्स, तो ये भी आधा हो जाएगा, कितना होता है 48 का आधा 24 ग्राम्स, ओके। ये 28 है, इसको भी मैं 14 ग्राम फिक्स कर रही हूँ ना मास, तो इसके अकॉर्डिंग इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये कितना हो गया 32 ग्राम्स, ठीक है, और ये भी 14 ग्राम करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ये हो गया 40 ग्राम। अब नाइट्रोजन का मास क्या हो गया, फिक्स्ड, मैंने इसको क्या कर दिया, दैट इज फिक्स्ड मास। तो दूसरा ऑक्सीजन का मास क्या होल नंबर रेशियो बियर कर रहे हैं, ये देखो 8 रेशो 16 रेशो 24 रेशो 32 रेशो 40, 1 2 3 4 5, ये होल नंबर रेशो बियर कर रहे हैं। क्लियर हुई बात कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होके मल्टीपल कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसमें से एक का मास अगर फिक्स है तो दूसरे का मास होल नंबर रेशियो बियर करेगा, आपके सामने है। क्लियर हुई बात, इतना नोट करें, एग्जाम्पल्स नोट करें, फिर हम इसका एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर आए तो हमें स्टेटमेंट भी आना चाहिए। ऑलराइट, इतना नोट करें, फिर मैं इसका लॉ लिखवा देती हूँ कि क्या है। लिखिए, चलो इसको रब करते हैं, कहाँ गया, ये रहा डस्टर, मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, आप नोट करें। इस तरह से नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड में एक का मास अगर फिक्स है तो दूसरे का मास एक होल नंबर रेशियो बेयर कर रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two elements combine to form more than one compound, if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the masses of one element that combine with fixed mass of that combined with fixed mass of the other element, fixed mass of
ये लैंग्वेज याद कर लेना, अगर आएगी तो विद एग्जाम्पल आप इसको दिखाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with fixed mass of other element are in the ratio of simple whole number, रेशो ऑफ सिंपल होल नंबर। और एग्जाम्पल हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये लॉ यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के लॉज, एवोगैड्रोस लॉ, गैलो-सैक लॉ और फिर डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। यहाँ तीन हमने लॉज अच्छे से क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के बचे हुए लॉज हमें नेक्स्ट वीडियो, इसी के जस्ट बाद वाला वीडियो आपको सारे लॉज को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहें मेरे चैनल पर और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।